नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं जिसका नाम जुबानों पे है। अक्सर लोग जानते हैं, समझते हैं और यूज करते हैं। कंपनी का नाम है जियो, जिसका बेसिकली टेलीकॉम सेक्टर में तो इन्होंने धूम मचाई थी, लेकिन उसके बाद इनकी फाइनेंशियल सेक्टर में इनकी धूम मचनी चालू हो चुकी है पहले से ही। और धूम मचाते मचाते लगता है कि जो कि अलग अलग किस्म की जो चीज़ें होती है ना, वो लेके आती है मार्केट को लेकर। तो चलिए इसी के लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर हैं और इसमें हमने देखा कि इसने कंपनी ने एक आरबीआई को एक एप्लीकेशन फाइल किया था फॉर द कन्वर्जन ऑफ द एनबीएफसी से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए, जो कि खासकर इससे पहले हमने देखा था, इससे पहले स्टडी किया था तो उसमें हमने ये भी देखा था कंपनी ने अपनी एमओए, जो कि आखिर मेमोरेंडम होता है कंपनी की, जो मेन लॉ होता है कह सकते हैं, उन्होंने चेंज किया था। और चेंज में कहा था जो हम अपनी अलग अलग सेक्टर में, चाहे वो ब्रोकिंग सर्विसेज में हो, एडवाइजरी सर्विसेज में हो, इक्विटी एडवाइजर के तौर पे हो या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के तौर पे हो, काम करने वाले हैं। तो ये सब उन्होंने अपनी एमओए में ऑब्जेक्ट को चेंज कर चुके थे। अब इनके पास ये 11 तारीख को और अपडेट आ गया। अपडेट ये रहा कि इनका जो एनबीएफसी जिसको कहते थे जियो फाइनेंशियल को, वो बेसिकली अब कोर इन्वेस्टमेंट सर्विस कंपनी बन गई है। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट था। इसके साथ साथ हम जानने के प्रयास करेंगे क्या पोटेंशियल जो है इसका लगातार बढ़ती नजर आती है, क्या इसका पोटेंशियल में क्या ऐसा ग्रो लेवल दिखने को मिलती नजर आती है। चलिए, मुझे लगता है कि लिस्टिंग बहुत ज़्यादा दिन पहले नहीं हुआ था, रिसेंटली लिस्टिंग हुई थी, आपको याद होगा दोस्तों। लिस्टिंग के बाद एक साल में ये डेटा को देखने को मिले करीब 40% के आसपास की जंप है। नियरली यदि अमाउंट में बात करें तो 100 रुपये का जंप हो चुका है। अब पिछले 6 महीने में देखा है तो 6 महीने में करीब वही 37-38% के आसपास की जंप देखने को मिलती नजर आती है। तो क्या इसका पोटेंशियल किस लेवल पे कैसा काम करता है, उस पर हम नज़र डालने का प्रयास करें, जहाँ पे कंपनी की जो पोटेंशियल किस हद तक आगे की मोमेंटल में कामकाज करती नजर आती है। एक नज़र डालने का प्रयास करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, चाहे इसकी लेटेस्ट अपडेट हो, पीयर्स की कंपेरिजन हो, और चार्ट क्या कहना चाहता है, चार्ट का आगे का मोमेंटल क्या हो सकता है। ये सारे के सारे स्टेप पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस टॉपिक में, जिसका नाम है जियो जियो फाइनेंशियल्स। चलिए, जियो फाइनेंशियल के सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस पे अक्सर आती है चीज़ों को, मैं सबसे पहले कहता हूँ इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये मतलब बेसिकली फ्लाइंग जोन, और फ्लाइंग जोन का मतलब मैं कहता हूँ इसको फंडामेंटल। फ्लाई को क्या करे, बेस से जोड़िए, बिजनेस से जोड़िए। जो स्टॉक मार्केट में फ्लाइंग चल रही है उसको उसकी बेस अर्थात बिजनेस से जोड़िए। आखिर बिजनेस कैस लेवल पे करती नजर आती है कंपनी, और कंपनी का बिजनेस कैसा लेवल पे परफॉर्म करती आती है। चलिए, सबसे पहले फंडामेंटल में, दूसरा टेक्निकल, तीसरा सेंटिमेंटल। तो ये हमने सबसे पहले आज के स्टडी में लिया था सेंटिमेंटल। तो सेंटिमेंटल क्या था इसके प्रति, सेंटिमेंटल था जिसको, जो कि एनबीएफसी थी, उसको कोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कन्वर्ट कर दिया गया। किसके द्वारा, आरबीआई ने इसको अप्रूवल दे दिया। तो ये इसके लिए था। दूसरा टेक्निकल की बात करेंगे। टेक्निकल क्या कहता है इसके चार्ट को लेकर के, चार्ट में ट्रेंड क्या दर्शाता है, क्या ट्रेंड ऊपरी सतह के लिए है, निचली सतह के लिए खुलती नहीं जाती है। आपको पता है ये स्टॉक में जो मेन बेस है वो स्टॉक की, और किससे आती है, प्रॉफिट से आती है। और बिग ग्रुप की कंपनी है तो बिग अच्छी परफॉर्मेंस करनी ही चाहिए। तो चलिए, बुक वैल्यू कहता है केवल 219 रुपये का, ठीक है। आगे कहती है इंट्रेंसिक वैल्यू 235 रुपये का। इसके बाद जो पहला कदम होता है वो होता है तो किसी स्टॉक का पी को जानना। अर्थात कई बार हमने फिल्टर किया है कि अच्छा कोई छोटा पी वाला स्टॉक चाहिए, तो यहाँ पे छोटा पी नहीं, यहाँ पे बड़ा पी है। पता है क्यों मैं क्यों ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये बड़ा पी इसलिए है, जो कंपनी का जो स्टॉक की प्राइस है वो प्रॉफिटेबिलिटी से कई गुना बढ़ती नजर आती है। इसलिए कहता हूँ ये छोटा नहीं, बड़ा ही निकल के आती है। तो इसको इंडस्ट्रियल से कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये यदि इंडस्ट्रियल की कंपेयरिंग देखें तो कहती है टोटल एवरेज कहती है 23.8 का, जबकि इस स्टॉक में 139 का है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड फ्रॉम द करंट मार्केट टू ईपीएस। और ईपीएस में क्या हुआ, ईपीएस बहुत छोटा सा अमाउंट हुआ, जिसका प्राइस हो गया 2 रुपये 53 पैसे का। और क्योंकि ये डिपेंडेंसी कहां से बनती है, इसकी डिपेंडेंसी है नंबर ऑफ शेयर और प्रॉफिट से। जितना भी प्रॉफिट हुआ उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए, अर्निंग पर शेयर आ गया। इसीलिए यहाँ पे ये सारे डेटा क्या है,
ये सारे के डेटा समरी डेटा है किसका, इसकी फंडामेंटल में, जिसको हम बैलेंस शीट और पीएल कहते हैं, उसकी समरी डेटा निकल के आती है। चलिए, तो इसके हिसाब से क्या कह सकते हैं, जो क्या ओवर वेटेज स्टॉक हो गया, आगे नहीं चलेगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि ये छोटा पी है बड़ा पी के चक्कर में मत जाइए। चलिए आगे कहते हैं, इंडस्ट्रियल यदि ग्रोथ करेगा तो इसका तो ग्रोथ होना ही है, और सबसे ज्यादा इसी का ग्रोथ होना है क्योंकि मार्केट में हर के, मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों के पॉकेट में जियो की सिम्स और जियो की सर्विसेज हैं, तो उसी सर्विस में इसको भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। आगे आप उसी मोबाइल ऐप से लोन ले सकते हैं, उसी मोबाइल ऐप से आप ब्रोकिंग का काम कर सकते हैं, उसी ऐप से आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक को खरीद बिक्री भी कर सकते हैं। ऐसा देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ समय में। चलिए, कंपनी की डेट्स, दूसरा आती है डेट टू इक्विटी रेशियो। यहाँ पे डेट्स कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट इज अ डेट्स फ्री कंपनी, कोई इनका पास लायबिलिटी देखने को मिलती नजर आ नहीं है। लेकिन लेकिन मैं क्यों कर रहा पता है, जहां पे इनकी डेट्स नहीं है ना, वहां पे इनके करंट लायबिलिटी इतनी ज्यादा है ना, करंट एसेट्स और लायबिलिटी का आप कंपेयर करके देखेंगे तो नियरली कितना आता है करंट रेशियो, 98.4 का आती है। सोचिए कितना गुना क्या होती है इनका लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी बढ़ी हुई है। चलिए, तो करंट लायबिलिटी बड़ी है, कभी भी प्रॉफिट आएगा उसको सेटअप हो सकता है। आते हैं आरओसी कहती है 1.55 और आरओई कहती है 1.17। इन सब के पीछे की कहानियां हैं, 10 रुपए का फेस वैल्यू, कंपनी जब बनी तो 10 रुपए के फेस वैल्यू से स्टार्ट हुई थी। प्रोमोटर्स होल्डिंग 47%, प्रमोटर की कोई अच्छी बात है कि प्रमोटर कोई होल्ड नहीं किया, अभी तक के डेटा में देखा गया कि प्राइस कितना है, 130% ही जंप किया है, और ये आगे चल के कितना जंप करेगा अंदाजा नहीं कर सकते। मार्केट की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसकी पोटेंशियल यदि इसको देखा जाए तो इसके साथ साथ मार्केट की पोटेंशियल देखना चाहिए। पोटेंशियल में कहाँ से देखूंगा पता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से देखूंगा और अदर इनकम सोर्स से देखूंगा। चलिए, कंपनी क्या था, जियो फाइनेंशियल सर्विस वाज ऑनगोइंग इनकॉर्पोरेटेड इन द रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड इन जुलाई 1999 में। कंपनी नई नहीं है, कंपनी बहुत पुरानी है, लेकिन कंपनी को नाम बाद में चेंज किया गया, क्या है गया, जब जियो इसकी ब्रांड फेमस हो गई तो जियो के ब्रांड्स के बाद जियो फाइनेंशियल किया गया, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन द जुलाई 23 को बनाई गई। और कब, एस एफ एनबीएफसी, और एनबीएफसी में रजिस्ट्रेशन था, आरबीआई ने उसको क्या किया, इनको दे दिया, जब बाबा आप ये लो, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी काम काज संभालो, इनके पास ये भी काम दे दिया। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कंप्लीट स्टडी देखने के लिए बने रहिए। चलते हम पीयर्स कंपेयर को लेकर के क्या कहना चाहता है। पीयर्स में यहाँ पे देखा गया कि 193 कंपनी है जो कि इस सेक्टर में है, और इस सेक्टर में देखा गया कि पी क्या निकल के आते हैं, 25 का निकल के आते हैं। उसमें सबसे कम किसका है, बजाज होल्डिंग का है, जबकि बजाज सबसे कम बजाज होल्डिंग का है, तो प्राइस पता है कितना है स्टॉक का, 9,000 10,000 के आसपास की प्राइस है। अब एक चीज देखिएगा, क्या इसकी प्राइस ज्यादा भागेगी या इसकी प्राइस ज्यादा भागेगी, किसका नाम था, जियो फाइनेंस। जो जियो फाइनेंस है वो किसके मामले में, मार्केट कैप के मामले में कहां पहुंच गई, 3 नंबर पे पहुंच गई मार्केट कैप के मामले में, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर काफी ज्यादा है। इसके बाद पी के बारे में कहता है कि सबसे अच्छा तो बजाज फाइनेंस का है, बजाज सर्व का है, इनका तो काफी ज्यादा हो गया है। तो दोस्तों ये चला जाना ये किसके बेसिस पे होता है, ये स्टॉक प्राइस के बेसिस पे डिफाइन करता है। स्टॉक प्राइसेस बढ़ने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, अलग अलग रीजन हो सकती है, मार्केट की सेंटिमेंट हो सकती है, मार्केट की पोटेंशियल्स हो सकती है, पोटेंशियल क्या कहती है इसके बारे में। तो चलते हैं, यहाँ पे जो डेटा था उस डेटा में देखा गया कि कंपनी क्वार्टरली डेटा में क्या निकल के आती है, मार्च 24 में कितना रिटर्न सेल्स करती है, 418 करोड़। उससे पहले सितंबर 23 में अच्छा खासा इसका सेल्स बढ़ा था। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 77% का, देखिए इनकी कंपनी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 77% का है, अर्थात कोई खर्च ही नहीं है, खर्च नहीं है। सेल्स 418 करोड़ का और एक्सपेंसेस करीब 100 करोड़ का। नेट प्रॉफिट क्या कहती है, नेट प्रॉफिट कहते हैं इसके बारे में 311 करोड़ का।
क्वार्टरली डेटा बेसिस। चलिए अगला पड़ाव क्या है, अगला पड़ाव जाते हैं ईयरली में। रिसेंटली लिस्टेड था तो यहाँ पे रिसेंटली थोड़े दिन का डेटा आएगा, जहाँ पे 23 में कंपनी की टोटल सेल्स कितनी थी, 43 करोड़ का, वो हो जाती है 1900 करोड़ नियर अबाउट्स। मैं थोड़ा सा राउंड ऑफ ले जाता हूँ ऊपर के लिए, 1900 करोड़ का हो जाता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि 77 का आसपास था क्वार्टरली में, वो 84% हो गया। पता है क्या इसका मेन कारण, पता है क्या है? सबके पॉकेट में जियो है, वहीं पे इनको भी इंक्लूड कर दो, जियो फाइनेंस को। तो जिनको क्या चाहिए, जिनको चाहिए लोन, जिनको चाहिए होम लोन, जिनको चाहिए व्हीकल लोन, जिनको चाहिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, जिनको चाहिए स्टॉक ब्रोकिंग, जिनको चाहिए म्यूचुअल फंड्स, इंक्लूड कर दो सब एक ही जगह, और एक ही जगह से आपकी एक ही आपसे सारा काम हो जाएगा। यही तो फिर, यही तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फंडा है। मुझे लगता है आने वाले समय में हो सकता है ये 90%, 95% पहुंच जाए, ऐसा मुझे आकलन लगता है, यदि इनका उसी लेवल पे काम करें तो। जिसके बेसिस पे क्या लगा, 1600 करोड़ का प्रॉफिट, और जो कि 31 करोड़ का प्रॉफिट था। कंपनी जैसे ही क्या होती है, इनका लिस्टिंग्स होती है, लिस्टिंग के बाद और इसके पोटेंशियल बढ़ती रहती है। और कंपनी के हिस्टोरिकल डेटा कुछ है नहीं, इसलिए कुछ बात करना ठीक नहीं लगता। बैलेंस शीट में एक नज़र डालने का प्रयास करेंगे, वहाँ पे कहाँ पे डालने का प्रयास करेंगे। लगातार प्रॉफिट बढ़ी, रिजर्व सरप्लस में क्या हुआ, बढ़ी। अदर लायबिलिटी बोरोइंग को क्या पार्ट्स है, बोरोइंग कुछ भी नहीं है, डेट्स फ्री है। और जो डेट्स था वो अदर एसेट्स में आके पड़ी हुई है। और ऐसे अदर एसेट्स में कुछ ऐसा बात मिलता तो पता चलता, यहाँ पे केवल कहती है अदर लायबिलिटीज हैं। अब ये इनकी खुद की इंटरनल कंपनी का है, एक्सटर्नल कंपनी का है, वो तो आइडिया यहाँ पे देखने को नजर नहीं आता। हो सकता है इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए अपनी कंपनी से लोन ले डाल दिया हो, जिसको कहते हैं अदर लायबिलिटीज, और लोन कन्वर्ट ना किया हो, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद देखा जाए इन्वेस्टमेंट में, तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, लगातार बढ़ती नजर आती है। अदर एसेट्स में क्या हुआ, लगातार बढ़ती नजर आती है। खास के फिक्स एसेट्स में देखिए थोड़ा सा कम, लेकिन बढ़ती तो नजर आती है ना। ये इसका था मार्केट की पोटेंशियल को लेकर। जहाँ पे पोटेंशियल क्या दर्शाता है, पोटेंशियल केवल और केवल ये दर्शाता है जो मार्केट में इसके टोटल प्रॉफिट बढ़ती है, नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा हैं, यदि ईपीएस कम भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, बड़ी बिग बुल की कंपनियां हैं। इसलिए तो चार्ट देखेंगे, जब भी देखेंगे स्टॉक लगातार बढ़ती नजर आती है। यदि यहाँ से देख आकलन करके देखें, यहाँ से मार्केट गिर भी गई तो क्या हो गया, इनको क्या कहें, रेजिस्टेंस कहें, सपोर्ट कहें, कुछ नहीं कहें। उसको मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मार्केट इसके पीछे भागेगी। मैं दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको किसी स्टॉक के प्रति जो आप खरीदो बेचो, क्योंकि मैं किसी स्टॉक को लेकर स्पॉन्सर्ड या प्रमोशंस नहीं कर रहा हूँ, मुझे उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। चलिए आगे आगे जानते हैं इसकी इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर के। इन्वेस्टमेंट पार्ट में क्या कहती है, नियरली 47% की होल्डिंग और 53% की होल्डिंग की आकलन दर्शाई जाती है। इसमें एक आकलन ये भी करेंगे जो इसमें क्या, जो इंडिविजुअल्स हैं उनका सोचना क्या है। और यहाँ पे देखने को ये आई जो कंपनी के पास प्रमोटर, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा प्रमोटर्स कौन है इसके पास, इस कंपनी में निकल के ये आई जो क्या क्या इनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ऑलमोस्ट क्या होता है क्या, ये अलग अलग एलपी के थ्रू पैसा आ रखा है। अल्टीमेटली तो कंपनी किसका है, उसी का है। एफ आई की तादाद देखें तो 19% सबसे ज़्यादा, डी आई की तादाद और भी कम हो गया है इससे। और जितना डी आई की तादाद है, जिसमें कि एल आई सी 6% से ज़्यादा, सोचिए एल आई सी को यदि ऐसा ना लगा होता तो एल आई सी ने 6% पोजिशन क्या होल्ड करता, क्वांटम नहीं डालता 1%। और रिसेंटली ये मोतीलाल ओसवाल ने रिसेंटली पैसा लगाया था, कब, आईपीओ के बाद। इसका पैसा एक बल्क डील में चालू हुआ था, उसकी डेटा में डेटा बताता हूँ आपको। इनका बल्क डील हुआ था कब का, इनका बल्क डील हुआ था किस डेट में, नियरली अबाउट द 25 अगस्त 23 में इनका बल्क डील हुआ था। और उन्होंने एक बल्क डील में बहुत लंबी चौड़ी इन्होंने जो मोतीलाल ओसवाल की फंड है, उन्होंने पोजीशन यहाँ पे बनाई थी। पोजीशन कितना बन गया, नियर अबाउट 1% से ज़्यादा। गवर्नमेंट की कोई तादाद नहीं, और इंडिविजुअल इसके बारे में क्या सोचती है देखा जाए, जिसमें पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक में कोई भी ऐसा 1% से ज़्यादा देखने को नज़र नहीं आती। लेकिन हम उसको भी वेरीफाई करने का प्रयास करें जो क्या इसमें पब्लिक की क्या तादाद है। तो पब्लिक की तादाद में देखा जाए तो पब्लिक कहती है इसके बारे में नियरली करीब करीब 15-16% के आसपास की
16%। अब 13,300 16.5% तो ये DI, मतलब DI नहीं, सॉरी, कौन है, इंडिविजुअल्स हैं। 16.5% की तादाद में इंडिविजुअल्स हैं जिनकी पोर्टफोलियो में 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट है एक स्टॉक को लेकर के, या उससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट। अर्थात ये कहा जा सकता है इस स्टॉक में DI से ज़्यादा FI की तादाद है। राइट, करेक्टली। DI से ज़्यादा रिटेल का तादाद है, इंडिविजुअल का तादाद बनती नजर आती है। चलिए लेटेस्ट अपडेट पे चलते हैं। आज का लेटेस्ट अपडेट ये था इसके बारे में, जो इसका जो वॉल्यूम था लगातार बढ़ती नजर आई, और एक जो पहले टर्म था उससे क्या हुआ, 122% जंप कर गया, जो कि एक नॉर्मल होता है उससे। और फिर उन्होंने कहा कि बोर्ड मीटिंग के लिए उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड हिसाब से हम कब करने वाले हैं, इस पर एक नज़र डाटा पे डालते हैं, फिर एक क्लैरिटी आएगी कि आखिर क्या है इसके प्रति। तो इसका बोर्ड मीटिंग के लिए कुछ अपडेट दिया है उन्होंने, तो उस पर डालने का प्रयास करते हैं वो क्या कहता है। इसके बोर्ड मीटिंग के लिए क्या अपडेट निकल के आती है, कहती है कोड इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने अपडेट दे दिया था। इसके बाद उन्होंने किसके लिए दिया था, रिजल्ट इन द 20 जून के रिजल्ट के लिए बात कर रही थी, नजर आई। इसका रिजल्ट कब आने वाला है उस पर भी फोकस कर लेते हैं एक नज़र। तो कहा है हमारा 15 जुलाई को रिजल्ट आने वाला है। 15 जुलाई क्या होगा पता है ना, 15 जुलाई को बड़ी सी फिर स्टॉक में रैली निकल के आ सकती है, क्योंकि लगातार स्टॉक बढ़ती नजर आती है। मीटिंग होगा, मीटिंग के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद मार्केट दो गुना रफ्तार से चल सकती है, क्योंकि इनका तो रिजल्ट अच्छा ही होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन तो यही है मार्केट को लेकर के। चलिए हमने इसको समझने का प्रयास किया। और कुछ लेटेस्ट अपडेट देखा जाए तो कंपनी के वेबसाइट्स पे देखें कुछ ऐसा है तो कंपनी क्या क्या करती है। कंपनी कहती है हम लोन भी देते हैं, इंश्योरेंस भी देते हैं। हमने कहा ना एक ही ऐप में सारा काम लेके आ जाएंगे आपके पास, क्योंकि जियो फाइनेंशियल ऐप है, उसमें सब कुछ है। और जियो ऐप होगा ना, वो मल्टी ऐप होगा जिसमें सारा सारा सर्विसेज मिलेगा, चाहे पेमेंट बैंक की सर्विसेज हो, पेमेंट सोल्यूशन की सर्विसेज हो, जहाँ पे आप UPI करते हैं, इंश्योरेंस ले सकते हैं, सारा का सारा एक दूसरे से लिंक होगा। तो एक ही ऐप से एक ही जगह पे सारा कुछ अवेलेबल्स ये हो सकती है आने वाले समय को लेकर। तो ये इस स्टॉक के बारे में कहती है वर्क, लर्न एंड ग्रो, और इस तरह की चीज़ें निकल के आती है। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया स्टॉक को लेकर के। चलिए इसकी चार्ट हमने देखा ही था पहले से। परफॉर्मेंस की तरफ हमने देखा कि नियरली एक साल में कितना परसेंट जंप करती है, 40% के आसपास जंप करती नजर आती है। और नियरली ये भी देखा गया कि इनका आगे क्या कहती है, YOY क्या हिसाब से कहती है, YOY कहती है कि जिनका जो रिवेन्यू था वो 3400% से ज़्यादा जंप कर गई। प्रॉफिट कितना जंप करते पता है, प्रॉफिट 5000% से ज़्यादा जंप करती है। सोचिए क्या बात है कंपनी को लेकर के। ऐसे एक चीज बैलेंस शीट में निकल के आती है, वो ये निकल के आती है जो इनका जो एसेट्स था, एसेट्स 26% जंप करता है और लाइबिलिटी इतना जंप करता है। अर्थात ये लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी की बात करते नजर आते हैं, लॉन्ग टर्म की नहीं है, क्योंकि बोरोइंग्स नहीं है। बोरोइंग्स होता तो चिंता की बात होती, इन्होंने क्या किया शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो शॉर्ट टर्म में कुछ पता नहीं चलेगा ना, ऑलमोस्ट क्या होगा, वो डेट्स फ्री कंपनी हो जाएगी। ये हमने इस स्टॉक को समझने का प्रयास किया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हम यहाँ पे करते हैं कंप्लीट स्टडी विदाउट कोई रिकमेंडेशन, विदाउट एनी कोई एडवाइजरी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर दोस्तों।